जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग KGS IAS के 17th BPSC के टी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड 150 महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे, जो कि 17th BPSC प्रीलिम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हिस्ट्री की सेक्शन की बात करें तो हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा जाता है चाहे किसी भी एग्जाम में, तो वह मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा जाता है। और बीपीएससी में भी जो है सबसे ज़्यादा हिस्ट्री से सवाल किससे पूछा जाता है? मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा जाता है। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने दोस्तों टेस्ट नंबर 10 में मेडिएवल हिस्ट्री से रिलेटेड जो सवाल 150 दिए गए थे उसको हम लोगों ने देख लिया है। तो जिन लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख लें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां से जाकर इस वीडियो की पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अहिल्याबाई होलकर की राजधानी निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित थी? तो याद रखना है कि अहिल्याबाई होलकर की राजधानी किस शहर में स्थित थी, तो यह इंदौर में स्थित था दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मराठा राजवंश के अंतर्गत बहुत सारे वंश थे, उसी में था एक होलकर राजवंश, और उस होलकर राजवंश का राजधानी क्या था? इंदौर था। नेक्स्ट है, बिहार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाली पहली यूरोपीय कंपनी कौन सी थी? तो बिहार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाली पहली यूरोपीय कंपनी कौन थी? तो यह था पुर्तगाली। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो पुर्तगाली बिहार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी थे, जो 1579 में, याद रखना 1579 में मुगल सम्राट अकबर से अनुमति प्राप्त करने के बाद यहाँ पहुंचे। कौन किससे अनुमति लिया था इन्होंने? अकबर से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समाज सुधारक मुख्य रूप से बंगाल में विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने से जुड़ा है? तो इनका नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इन्हीं के सहयोग से 1856 में क्या होता है? हिंदू हिंदू क्या होता है? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया जाता है। ठीक है, कौन थे उस समय गवर्नर जनरल? तो याद रखना है लॉर्ड कैनिंग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ युद्ध दिया गया है वर्ष, तो अम्बुड़ का युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था 1749 ईस्वी में अम्बुड़ का युद्ध, जो कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध की एक महत्वपूर्ण घटना थी। यह युद्ध जो है फ्रांसीसी और चंदा साहिब की संयुक्त सेनाओं, जिन्हें मुजफ्फरजंग का समर्थन प्राप्त था, और कर्नाटक के नवाब कौन थे? अनवरुद्दीन मोहम्मद खां के बीच लड़ा गया था। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो 1760 में अंग्रेजों और फ्रांसों के बीच जो हुआ था वो वांडीवास का युद्ध हुआ था दोस्तों। और यह जो युद्ध था 1760 ईस्वी का वांडीवास युद्ध, वह अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में एक निर्णायक युद्ध था, जिसमें फ्रांसीसी हार जाते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि चीन सुराह का युद्ध कब हुआ था? तो चीन सुराह का युद्ध हुआ था 1759 ईस्वी में। फिर अगर हम बात करें पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे। अब हम मैच करा लेते हैं इसको। तो ए का 2 हो गया, बी का 1 हो गया, सी का 4 हो गया, और डी का क्या हो जाएगा? 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2143। 2143 किस में? तो ये ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट है कि कैम्ब्रिज से अकादमिक डिस्टिंक्शन प्राप्त करने वाले पहले भारतीय और ब्रह्म समाज के नेता कौन थे? तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, कौन थे ये नेता? तो इनका नाम है आनंद मोहन बोस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट पहुंचा था? तो 1498 ईस्वी में जो है वास्को डी गामा जो है कालीकट पहुंचा था दोस्तों। और गुजरात का एक व्यापारी था जिसने इसकी सहायता की थी भारत पहुंचने में, उसका नाम याद रखना है, उसका नाम था अब्दुल मजीद। क्या नाम था? अब्दुल मजीद नाम था। एग्जैक्ट डेट की बात करें तो यह कब आया था? तो 20 मई 1498 को यह कालीकट पहुंचा था। और कालीकट में वहाँ के राजा जो थे जेमुरिन का टाइटल धारण करते तो कई पुस्तकों में लिखा रहता है कि जेमुरिन ने उसका स्वागत किया था वास्को डी गामा का। ठीक है, तो जेमुरिन किसी राजा का नाम नहीं है, जेमुरिन जो है टाइटल है। ठीक है, याद रखेंगे। राइट आंसर हो जाएगा 6 का बी। नेक्स्ट है, देवबंद आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी शुरुआत 1866 में मोहम्मद कासिम नानावती और रशीद अहमद गंगोई ने की थी।
तो यह बिल्कुल सही है कि देवबंद जो आंदोलन था उसकी शुरुआत जो है 1866 में मोहम्मद कासिम नानावती और रशीद अहमद गंगोई ने की थी। इसका उद्देश्य भारतीय मुसलमानों में पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देना था। तो यह स्टेटमेंट गलत है। इसका उद्देश्य जो था वो भारतीय मुसलमानों में पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देना नहीं था। इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का समर्थन किया था। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यह सैयद अहमद खां और अलीगढ़ आंदोलन के साथ वैचारिक रूप से जुड़ा हुआ था। तो यह स्टेटमेंट भी गलत है हमारा कि यह सैयद अहमद खां और अलीगढ़ आंदोलन के साथ वैचारिक रूप से जो था यह नहीं जुड़ा हुआ था। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि थॉमस बेस्ट को भारतीय इतिहास में निम्नलिखित में से किस घटना में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जाना जाता है। तो पुर्तगालियों और अंग्रेजों के बीच एक लड़ाई हुआ था जिसमें मुख्य भूमिका में कौन थे, तो थॉमस बेस्ट थे। तो यह लड़ाई था सवाली की लड़ाई में पुर्तगालियों को हराया गया था इनके द्वारा। और ये पूछा जाएगा कि सवाली का युद्ध कब हुआ था, तो सवाली का युद्ध हुआ था 1612 में। और ये अंग्रेजों और फ्रांसीसी के बीच ये अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच निर्णायक युद्ध था सवाली का युद्ध। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना, एक तरफ है मराठा सरदार और राजधानियां। तो सिंधिया का क्या था, तो सिंधिया का था ग्वालियर। गायकवाड़ का क्या था, तो यह था बड़ौदा। भोसले का क्या था, तो भोसले का था इंदौर, सॉरी भोसले का जो था दोस्तों, सॉरी भोसले का जो था वो था नागपुर का भोसले हो जाएगा। और होलकर किसका था, तो इंदौर का था। ए का क्या हो जाएगा 4, बी का 2, सी का 3 और डी का 1। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4 2 3 1। 4 2 3 1 किसमें है, ऑप्शन ए में। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर कि 1899 से 1900 के मुंडा विद्रोह को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है। तो इसे मुंडा विद्रोह को हम लोग किस नाम से जाना जाता है, तो इसे हम लोग उलगलान के भी नाम से जानते हैं, जिसका अर्थ होता है महान विप्लव। जिसका नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था, तो याद रखना है बिरसा मुंडा के द्वारा। इनको धरती आबा भी कहा जाता है, तो ये भी फैक्ट्स आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में अपने क्षेत्रीय स्वामित्व को बनाए रखने की अनुमति थी, बिल्कुल सही है ये। इस अधिनियम के माध्यम से बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, क्या ये बात सही है, तो यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों हमारा गलत दिया गया। तो इस अधिनियम में बंगाल का गवर्नर पदनाम को बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया था, ना कि भारत कर दिया गया था। यानी बंगाल का जो गवर्नर जनरल घोषित किया गया था, ना कि भारत का। यही स्टेटमेंट हमारा गलत है। आगे भी देख लेते हैं। इसके माध्यम से कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और इसके मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए थे, तो ये भी पूछा जाता है एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे को इसका जो है प्रथम न्यायाधीश बनाया जाता है दोस्तों। फिर है कि इसने ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण की शुरुआत की और केंद्रीकृत प्रशासन की नींव रखी, तो यह स्टेटमेंट इसमें सही दिया गया है। नेक्स्ट 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना, एक तरफ संगठन दिया गया, संस्थापक दिया गया। तो इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, शिशिर कुमार घोष के द्वारा इंडियन लीग की स्थापना किया गया था। लैंड होल्डर सोसाइटी, इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था, द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो यह किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। बहुत ही ये महत्वपूर्ण जो है दोस्तों सवाल है, याद रखेंगे। तो ए का 3 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, डी का सी का 4 हो जाएगा और डी का क्या हो जाएगा 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3142। 3142 किस में है, यह है ऑप्शन बी में। नेक्स्ट है निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों को भारतीय व्यापार में उनके प्रवेश के सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले कौन आए थे, तो सबसे पहले आए थे पुर्तगाली। पुर्तगाली के बाद कौन आए थे, तो डच आए थे। उसके बाद अंग्रेज आए थे और लास्ट में कौन आए थे, तो ये आए थे फ्रांसीसी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद कौन सा हो जाएगा 3 हो जाएगा और देन क्या हो जाएगा 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1432। 1432 किस में है, तो यह है ऑप्शन बी में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने नारा दिया था कि संपूर्ण ज्ञान वेदों में निहित है। सभी को मालूम होगा इसका आंसर, संपूर्ण ज्ञान जो है वेदों में निहित है और वेदों की ओर लौट चलो, ऐसा नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का किस संधि ने प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत किया था। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत जो होता पहला था मद्रास, ठीक है। तो ये मद्रास की संधि से प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत हुआ था। दूसरा पूछे
कि दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत हुआ था वह किस संधि से हुआ था, तो वह हुआ था मैंगलोर की संधि से। और ये किसके बीच हुआ था मद्रास की संधि, तो यह हुआ था हैदर अली और अंग्रेजों के बीच। प्रथम मैसूर युद्ध की बात करें तो यह कब से कब तक चला था, तो याद रखना है यह चला था 1766 से 69 तक। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल में स्थापित द्वैत शासन प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और सवाल क्या पूछा गया है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही दिया गया है। आइए एक एक कर देखते हैं। यह प्रणाली बक्सर के युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव द्वारा शुरू की गई थी, बिल्कुल सही है, 1765 में। इस प्रणाली के तहत दीवानी और निजामत दोनों प्रभावी रूप से कंपनी के नियंत्रण में आ गए थे, यह भी स्टेटमेंट सही है। इस प्रणाली में प्रशासनिक विफलता हुई और यह बंगाल की जनता के लिए हानिकारक जो था यह सिद्ध हुआ, यह भी स्टेटमेंट सही है। इस प्रणाली को 1772 में जॉन कार्टियर द्वारा समाप्त कर दिया गया, तो जॉन कार्टियर द्वारा समाप्त नहीं किया गया था, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा इसे समाप्त किया गया था। किनके द्वारा, तो वारेन हेस्टिंग्स के जो द्वारा है इसे समाप्त किया गया था दोस्तों, द्वैत शासन को। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 1, 2, 3 ही सही है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किसे व्यापक रूप से आधुनिक बिहार का जनक कहा जाता है, तो आधुनिक बिहार का जो जनक कहा जाता है ये सच्चिदानंद सिन्हा जी को कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 19 नंबर सवाल की बात करें तो 19 नंबर हमारा सवाल है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। और पहली बात कि इसको मोस्ट वीवीआई कर लीजिए। एक तरफ संगठन है और स्थापना का वर्ष है, तो बॉम्बे एसोसिएशन, तो बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था, तो यह हुआ था 1852 में। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो 1851 में। बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1843 में। और बंगभंग प्रकाशन सभा का गठन कब किया गया था, तो ये इसका गठन किया गया था 1836 में। तो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4 किस में, तो ऑप्शन सी में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह के दौरान पटना विद्रोह का नेतृत्व किया था। इंपॉर्टेंट ये भी सवाल है। तो पटना विद्रोह का नेतृत्व किया गया था पीर अली के द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे हिंद महासागर में नौसैनिक वर्चस्व के लिए ब्लू वाटर नीति का श्रेय दिया जाता है, तो अल्मेडा को जो है, जो कि एक पुर्तगाली गवर्नर था, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को ब्लू वाटर नीति का श्रेय दिया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा 21 का ए। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि भारत का आर्थिक इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है, तो भारत का आर्थिक इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है, तो यह है आर.सी. दत्ता। कौन है इसके, तो ये आर.सी. दत्ता है, या आर.सी. दत्त के भी नाम से इन्हें जाना जाता है। इनका पूरा नाम है रोमेश चंद्र दत्त। और ड्रेनेज थ्योरी किसने दिया था, तो यह दिया था निष्कासन सिद्धांत, तो यह दिया था दादा भाई नौरोजी ने। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना, आंदोलन है और नेता, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से 4 सवाल आपके पूछे जा सकते हैं। ये एक तो मिलान करने वाला हो गया और एक एक करके ये क्वेश्चन भी दे सकता है आपको। तो अहोम विद्रोह, तो अहोम विद्रोह के नेता कौन थे, तो ये थे गोमधर सिंह कुंवर। कुका आंदोलन के कौन थे, तो कुका आंदोलन के जो नेता थे वो थे भगत जवाहरमल। पाइका आंदोलन की बात करें तो इसके नेता कौन थे, तो बक्सी जगबंधु विद्याधर थे। और एका आंदोलन के कौन थे, तो मदार पासी थे। ए का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा क्या दोस्तों, सी का हो जाएगा 1 और डी का क्या हो जाएगा 2। तो राइट आंसर हो जाएगा 4, 3, 1, 2। 4, 3, 1, 2 किसमें है, तो ऑप्शन डी में। नेक्स्ट है घेरे की नीति के प्रणेता कौन थे, यानी रिंग फेंस की नीति भी से कहा जाता है, तो रिंग फेंस नीति के जो प्रणेता थे वो थे वारेन हेस्टिंग्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि संथाल हुल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो इसका नेतृत्व जो है 4 भाइयों सिद्धू कान्हू चांद और भैरव मुर्मू ने किया था, बिल्कुल सही है। हुल के दमन के तुरंत बाद छोटा नागपुर जो है काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया था, तो यह स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो संथाल हुल के बाद जो है 1876 में, याद रखेंगे 1876 में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम जो है दोस्तों लागू किया गया था, न कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। राइट आंसर की बात करें तो ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो 1855-56 में हुआ था यह संथाल विद्रोह, याद रखेंगे।
नेक्स्ट है हमारा 17वीं शताब्दी में स्थापित भारत का पहला अंग्रेजी किला कौन सा था। तो भारत का पहला अंग्रेजी किला जो कि 17वीं शताब्दी में स्थापित हुआ था उसका नाम है फोर्ट सेंट जॉर्ज। कौन था? फोर्ट सेंट जॉर्ज था दोस्तों। ये जो कहाँ पर बनाया गया था? तो मद्रास में बनाया गया था। मतलब मद्रास का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? फोर्ट सेंट जॉर्ज कर दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा सवाल 27 नंबर। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, इंपॉर्टेंट है। बार बार मैं सूची में वीवीआई लगा रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 सवाल यहाँ से बन सकते हैं। बख्त खां, तो ये कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे? तो सेनापति थे दिल्ली के, तो ये दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे। अहमदुल्ला शाह, तो ये कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे? 1857 के विद्रोह का, तो ये कर रहे थे फैजाबाद से। लियाकत अली कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे? तो ये कर रहे थे इलाहाबाद से। और खान बहादुर खां कहाँ से कर रहे थे? तो यह बरेली से कर रहे थे। तो जनरल बख्त खां कहाँ से? तो दिल्ली, तो ए का 4 होगा। अहमदुल्ला शाह कहाँ से? तो फैजाबाद यानी 3 होगा। लियाकत अली 2 यानी इलाहाबाद। और बहादुर खां कहाँ से? तो 1 बरेली से। तो राइट आंसर हो जाएगा 4321। 4321 किसमें? ऑप्शन बी में। सहायक संधि किसके शासनकाल में लागू की गई थी? तो सहायक संधि लागू किया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में। याद रखेंगे कि सहायक संधि जो था लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में लागू किया गया था। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयबजी जैसे नेताओं द्वारा किस राजनीतिक संगठन की सह स्थापना की गई थी? यह भी मोस्ट वीवीआई सवाल है, ये आ चुका है बीपीएससी में सवाल। तो किस राजनीतिक संगठन की स्थापना इनके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था दोस्तों बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की। कब किया गया था? 1885 में। याद रखेंगे। कौन कौन थे ये भी सवाल याद रखना है। फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयबजी। नेक्स्ट है हमारा पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन की पहचान करना कि कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें गलत दिया गया है। तो यहाँ पर है कि उसने 1510 में पुर्तगाली सरकार का मुख्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। नीनो डी कुन्हा ने 1529 से 1538 तक शासन किया और इस दौरान 1530 में उसने पुर्तगाली सरकार का मुख्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया था। कब किया था? 1510 ईस्वी में नहीं किया था, यह किया था 1530 ईस्वी में। उसके शासनकाल में दीव और बेसिन पर पुर्तगालियों का कब्जा हुआ, यह बिल्कुल सही है। उसने विजयनगर के श्री कृष्ण देव राय से भटकल पर कब्जा किया, तो यह स्टेटमेंट गलत है। अल्फांसो द अल्बुकर्क ने विजयनगर के श्री कृष्ण देव राय से भटकल पर कब्जा किया था, न कि नुना डी कुन्हा ने। उसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। ठीक है, तो यह भी स्टेटमेंट गलत है। सती प्रथा पर जो प्रतिबंध लगाया गया था वो भी जो था अल्बुकर्क के शासनकाल में लगाया गया था, न कि नुना डी कुन्हा के शासनकाल में। गलत स्टेटमेंट हमसे पूछा गया था। तो 1, 3 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 30 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह का प्रतीकात्मक नेता किसे घोषित किया गया था? सभी को मालूम होगा। प्रतीकात्मक जो नेता चुना गया था वह बहादुर शाह द्वितीय को, जिन्हें हम लोग जफर के भी नाम से जानते हैं, बहादुर शाह जफर को चुना गया था। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना, इंपॉर्टेंट है सवाल ये। प्रथम कर्नाटक युद्ध, मैंने बताया था कि प्रथम कर्नाटक युद्ध मद्रास की संधि से, दूसरा जो कर्नाटक हुआ था किस संधि से? सॉरी, प्रथम कर्नाटक युद्ध, सॉरी ये आंग्ल मैसूर युद्ध में चला गया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात करें तो प्रथम कर्नाटक जो युद्ध हुआ था किस संधि से समाप्त हुआ था? तो एक्सला चैपल की संधि से समाप्त हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो था वह पौंडीचेरी की संधि से समाप्त हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वह किस संधि से समाप्त हुआ था? पेरिस की संधि से। और प्रथम मैसूर युद्ध हम लोग देख चुके हैं, किस संधि से समाप्त हुआ था? मद्रास की संधि से। दूसरा पूछे तो किस संधि से? तो मैंगलोर की संधि से। तो ए का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा? 2 यानी पौंडीचेरी की संधि। सी का क्या हो जाएगा? 3 और डी का क्या हो जाएगा? 1। तो राइट आंसर हो जाएगा 4231। 4231 किसमें? तो ऑप्शन डी में। थोड़ा मैं जो है दोस्तों बहुत स्लो चल रहा हूँ क्योंकि आप लोग को एक एक चीज जो है अच्छे से करके जाना, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से जो सवाल है दोस्तों सबसे ज्यादा पूछा जाता है बीपीएससी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शहर में सवाई जयसिंह ने अपनी प्रसिद्ध खगोलीय वेधशाला स्थापित की है? तो ये पहले भी सवाल हम लोग कर चुके हैं और इसको वीवीआई भी आप कर लीजिए। तो सवाई जयसिंह के द्वारा कहाँ खगोलीय वेधशाला स्थापित किया गया था, किस किस शहर में? तो यह स्थापित किया गया था दिल्ली में, जयपुर में, वाराणसी में,
मथुरा में और उज्जैन में। ये 5 जगहों पर जो है सवाई जय सिंह के द्वारा खगोलीय वेधशाला स्थापित किया गया था और ये VVI क्वेश्चन रहेगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट है 1857 का विद्रोह निम्नलिखित में से किन कारणों से एक अखिल भारतीय आंदोलन का रूप नहीं ले सका, और सही उत्तर का चयन करना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। तो पहला कि आधुनिक शिक्षित भारतीयों ने विद्रोह का समर्थन नहीं किया, यह बिल्कुल सही है कि आधुनिक जो शिक्षित भारतीय थे उन्होंने 1857 के विद्रोह का समर्थन नहीं किया था। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सहयोग की कमी देखी गई थी, तो यह स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पर जो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सहयोग की कमी नहीं देखी गई थी दोस्तों। तीसरा है कि भारतीय शासकों और बड़े जमींदारों द्वारा अंग्रेजों का समर्थन था, बिल्कुल यह स्टेटमेंट सही है कि भारतीय शासकों और बड़े जमींदार द्वारा अंग्रेजों का समर्थन प्राप्त था। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 1 और 3। 35 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 35 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि भारत में यूरोपीय व्यापारिक गतिविधियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो पुर्तगालियों ने 1599 में बंगाल में अपना पहला चर्च स्थापित किया जिसे बंदेल चर्च कहा जाता है, सही है। यहाँ से फैक्ट्स भी याद रख सकते हैं कि बंदेल चर्च का गठन किस यूरोपीय कंपनी के द्वारा किया गया था, तो पुर्तगाली यूरोपीय कंपनी के द्वारा किया गया था। कब? 1599 में। अंग्रेजों ने 1620 में पटना के आलमगंज में अपना पहला कारखाना बनाया था, तो यह भी स्टेटमेंट सही है कि 1620 ईस्वी में पटना के आलमगंज में अंग्रेजों ने कारखाना बनाया था। नेक्स्ट है कि डचों ने 1632 में पटना में अपना कारखाना स्थापित किया जिसे अब पटना कलेक्ट्रेट कहा जाता है, यह भी स्टेटमेंट सही है। और ये जो है लगातार 2 बार बीपीएससी में पूछ चुका है कि डचों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कब लगाई थी पटना में, तो 1632 ईस्वी में। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे फैक्ट्स याद रखेंगे दोस्तों। यही स्टेटमेंट गलत है कि डेनिसों ने 1664 में भागलपुर में अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित किया था, यह स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। 1664 नहीं था, याद रखेंगे 1774 था। तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1774 में पटना के नेपाली कोठी में, याद रखना है, पटना के नेपाली कोठी में, पटना के नेपाली कोठी में अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित की थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी घटना भारत में ब्रिटिश राजनीतिक वर्चस्व की शुरुआत का प्रतीक है? राइट आंसर हो जाएगा प्लासी का युद्ध। 1757 ईस्वी का जो प्लासी का युद्ध हुआ था वह भारत में ब्रिटिश राजनीतिक वर्चस्व की शुरुआत का प्रतीक था। और इसे पूर्ण किस युद्ध ने कर दिया था? तो 1764 ईस्वी का जो बक्सर युद्ध हुआ था उसमें ब्रिटिश सत्ता को जो है सीधा नियंत्रण में भारत पर कर दिया था दोस्तों। यानी वास्तविक जो राजनीतिक सत्ता स्थापित हुआ था ब्रिटिश का या अंग्रेजों का, वह किस युद्ध में हुआ था? तो वह बक्सर के युद्ध में हुआ था। नेक्स्ट है कि मुगल साम्राज्य के पतन के दौरान प्रांतों और उनके संस्थापकों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो हैदराबाद के कौन थे? तो ये गलत है। हैदराबाद के थे ये निजाम उल मुल्क, तो ये गलत है 37 का। ठीक है, फिर है हमारा अवध। तो अवध के कौन थे? तो ये थे साजद खां थे। ठीक है, साजद खां, जिन्हें आमतौर पर हम लोग बुरहान उल मुल्क के नाम से जानते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है क्योंकि उल्टा दिया गया। हैदराबाद का होना चाहिए था निजाम उल मुल्क और अवध का होना चाहिए था बुरहान उल मुल्क। ठीक है, बंगाल के मुर्शिद कुली खान थे संस्थापक, बिल्कुल यह जो है स्टेटमेंट सही है। 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुमेलित पूछा गया तो 37 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी 37 का राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 38 नंबर कि इंडियन लीग के संस्थापक कौन थे? तो इंडियन लीग के संस्थापक थे शिशिर कुमार घोष। और कब इसकी स्थापना की गई थी? तो 1875 ईस्वी में शिशिर कुमार घोष के द्वारा इंडियन लीग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है व्यवगत सिद्धांत के बारे में यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है, मतलब ऊपरी में से कितने कथन यहाँ पर सही है, ये आपसे सवाल पूछा गया। तो व्यवगत सिद्धांत जो है लॉर्ड वेलेस्ली नहीं, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था, यह स्टेटमेंट गलत हो गया। झांसी सिद्धांत के तहत शामिल की गई पहली रियासत थी, तो झांसी जो नहीं शामिल किया गया था 1848 में सर्वप्रथम किसे मिलाया गया था? तो यह सतारा को मिलाया गया था, न कि झांसी को। ठीक है, 1849 में, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं लिख रहा हूँ, 1849 में जो है जैतपुर को मिलाया गया था, जैतपुर और संबलपुर को।
जैतपुर और संबलपुर को मिलाया गया था। 1852 में याद रखेंगे, 1852 में उदयपुर को मिलाया गया था। झांसी को कब मिलाया गया था, तो याद रखना है, झांसी से भी पूछा गया सवाल, तो 1853 में व्यवगत सिद्धांत के अकॉर्डिंग इसे मिलाया गया था। 1854 में नागपुर को मिलाया गया था। ठीक है, 1855 में तंजौर और अर्काट को मिलाया गया था। और एक सवाल इससे पूछा जाता है कि कुशासन का आरोप लगाकर जो है व्यवगत सिद्धांत किस पर लागू किया गया था, तो यह किया गया था 1856 में अवध पे। ये सवाल बहुत आता है कि कुशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिश साम्राज्य में किसे शामिल किया गया था, तो अवध को। कब शामिल किया गया था, तो 1856 में। नेक्स्ट है कि इसमें उन राज्यों को शामिल करने का प्रावधान था जहां शासकों का कोई स्वाभाविक उत्तराधिकारी नहीं था, तो यही था। व्यवगत सिद्धांत वहां पर लागू होता था जहां पर शासकों का कोई जो है उत्तराधिकारी नहीं होता था स्वाभाविक रूप से। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा, केवल एक ही सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1620 में बिहार में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था, तो पहला व्यापारिक केंद्र कहां पर स्थापित किया गया था अंग्रेजों के द्वारा 1620 ईस्वी में, तो यह किया गया था पटना में। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि बिहार में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 1857 के विद्रोह के दौरान महत्वपूर्ण गतिविधि देखी गई। आइए एक एक कर देखते हैं। तो यह गतिविधि देखा गया था दानापुर में, पटना में, आरा में, मुजफ्फरपुर में। ठीक है, मुंगेर में यह जो है गतिविधि नहीं देखा गया था। 41 की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। 1 2 3 4 किसमें, तो यह है ऑप्शन डी में। नेक्स्ट है, 18वीं शताब्दी के दौरान फारस की खाड़ी क्षेत्र में भारत में निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं आमतौर पर आयात की जाती थी। ये भी अच्छा सवाल है, कौन सी वस्तुएं आयात की जाती थी, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। 18वीं शताब्दी के दौरान फारस की खाड़ी से, फारस की खाड़ी के क्षेत्र से, तो याद रखना मोती आयात किया जाता था, सूखा मेवा जो है आयात किया जाता था, और क्या आयात किया जाता था, तांबा आयात किया जाता था। ठीक है, तो 42 की अगर हम बात करें तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा क्या, चीनी मिट्टी के बर्तन और चाय यहां से आयात नहीं किए जाते थे। 1 2 5 इसका राइट आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 43 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शासकों में से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार प्रदान की, तो यह किया था शाह आलम द्वितीय ने। किसने, ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार प्रदान करने वाला शासक कौन था, मुगल साम्राज्य का शासक, तो यह था शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट है कि 1843 में सिंध पर कब्जा करने के बाद वहां का पहला ब्रिटिश गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था, तो वहां का जो ब्रिटिश गवर्नर नियुक्त किया गया था वह नियुक्त किया गया था चार्ल्स नेपियर को। सर चार्ल्स नेपियर को जो है सिंध पर कब्जा करने के बाद वहां का पहला ब्रिटिश गवर्नर नियुक्त किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि चार्टर्ड एक्ट 1813 की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, और कौन सा कथन स्टेटमेंट इसमें सही दिया गया है, एक एक कर हम लोग देखते हैं। तो इस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समस्त व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, बिल्कुल नहीं है। चाय और चीन को छोड़कर जो था सारे व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था, न कि समस्त व्यापारिक अधिकार को। इसके माध्यम से भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वार्षिक जो है 1 लाख रुपए की राशि को मंजूरी दी गई, ये स्टेटमेंट इसमें सही दिया गया है। इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत हुई थी, तो यह जो है हमारा स्टेटमेंट गलत इसमें दिया गया है। अगर हम बात करें दोस्तों कि पोर्टफोलियो की जो शुरुआत है वो कब हुई थी, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि भारत में जो है किस अधिनियम के माध्यम से भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है, विधि सदस्यों को शामिल करने के लिए नियंत्रण बोर्डों की शक्ति को कम कर दिया गया था, यह भी स्टेटमेंट जो है यहाँ पर गलत दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना की थी, तो अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की जो स्थापना किया गया था वह मार्गरेट कजिन्स के द्वारा किया गया था। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह का तत्काल प्रभाव नहीं था, तत्काल प्रभाव कौन सा नहीं था, तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की शुरुआत
हुई यह तत्कालीन प्रभाव नहीं था। कब आया था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट? तो वर्नाक्यूलर जो प्रेस एक्ट आया था वो आया था 1878 में। और आपको बताना है कि ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा लाया गया था। यहाँ पर है ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण ब्रिटिश ताज को हस्तांतरित कर दिया गया था, यह बिल्कुल सही है। गवर्नर सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट की शुरुआत हुई, यह भी बिल्कुल सही है। भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी भारत सचिव पद की स्थापना की गई थी, यह भी बिल्कुल सही दिया गया है दोस्तों। नहीं कौन था? तो यह सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है यूरोपीय शक्तियों द्वारा भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज के मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन थे? और सही उत्तर का आपको चयन करना है। कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही दिया गया? तो पुनर्जागरण की भावना बिल्कुल सही है। 1853 में कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा, यह भी बिल्कुल सही है। यूरोपीय अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास, यह भी बिल्कुल सही है। भारत में उपनिवेश स्थापित करने की इच्छा, यह नहीं था दोस्तों। यूरोपीय शक्तियों द्वारा भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने का उद्देश्य जो था यह नहीं था कि भारत में उपनिवेश स्थापित करना है, वो आए थे पुनर्जागरण की भावना को लेकर। और 1853 में कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा और यूरोपीय अर्थव्यवस्था के तेजी से विकास के लिए। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1 2 3 ही सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता यानी मास्टरली इनएक्टिविटी नीति से संबंधित था? तो यह कौन संबंधित था? अच्छा सवाल है। तो यह संबंधित था जॉन लॉरेंस। सर जॉन जो लॉरेंस थे वह चतुराईपूर्ण निष्क्रियता नीति से संबंधित थे। नेक्स्ट है हमारा सवाल कि 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किसने कुंवर सिंह के साथ मिलकर संघर्ष किया था? राइट आंसर हो जाएगा बाबू अमर सिंह और हरे कृष्ण सिंह। इन्होंने वीर कुंवर सिंह के साथ मिलकर संघर्ष में इनका साथ दिया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट है 51 नंबर सवाल कि भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो मैंने आपको बता रखा है, कल भी बताया था कि भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। और इसके बारे में याद रखना है कि 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक से ये क्या करता है, बीजापुर के सुल्तान से गोवा पर कब्जा करके यह अपनी पहली बड़ी उपलब्धि को साबित करता है। नेक्स्ट है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान कीजिए कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही दिया गया है। तो इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पोर्टफोलियो प्रणाली की स्थापना की। जैसा कि मैं अभी सवाल पूछ रहा था कि किस अधिनियम के द्वारा भारत में जो है पोर्टफोलियो प्रणाली की स्थापना की गई थी, तो 1861 का जो था भारत परिषद अधिनियम उसके द्वारा। नेक्स्ट है कि इस अधिनियम ने विधान परिषद के आधिकारिक सदस्यों के रूप में भारतीयों के नामांकन की अनुमति दी। तो यह स्टेटमेंट गलत है। अधिनियम ने विधान परिषद में भारतीयों के नामांकन की अनुमति नहीं दी, लेकिन गैर आधिकारिक सदस्यों के रूप में, आधिकारिक सदस्यों के रूप में नहीं। ठीक है, याद रखना है कि अधिनियम ने विधान परिषद में भारतीयों के नामांकन की अनुमति दी थी, लेकिन गैर आधिकारिक सदस्यों के रूप में नहीं, आधिकारिक सदस्यों के गैर आधिकारिक सदस्यों के रूप में, न कि आधिकारिक सदस्यों के रूप में। ठीक है, तो आप समझ गए। तो आधिकारिक सदस्य के रूप में नहीं दिया गया था, गैर आधिकारिक सदस्यों के रूप में जो था नामांकन की अनुमति भारतीयों को दी गई थी 1861 के भारत परिषद अधिनियम के अकॉर्डिंग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 53 नंबर सवाल हमारा कि किसने 1857 के विद्रोह को पूरी तरह से देशद्रोही और स्वार्थी सिपाही विद्रोह, जिसमें न तो कोई देशी नेतृत्व था और न ही जन समर्थन के रूप में वर्णित किया था? तो यह किसके द्वारा कहा गया था? तो यह कहा गया था जॉन सीले के द्वारा। नेक्स्ट है 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे नियुक्त किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट यह सवाल है। तो 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान नियुक्त किया था मोहम्मद रजा खां को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तरदायी थे? सभी को मालूम होगा इसका आंसर कि स्थानीय स्वशासन के जनक किन्हें कहा जाता है भारत में? तो यह कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। कब किया था? तो 1882 में।
नेक्स्ट हमारा सवाल है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मूल रूप से 1875 में किस शहर में हुई थी? तो इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क शहर में हुई थी। किसके द्वारा किया गया था इसका गठन 1875 में न्यूयॉर्क में? तो हेलेना ब्लावत्स्की और हेनरी स्टील ऑलकॉट के द्वारा। और इस संस्थान का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय वर्तमान में कहां पर है? तो अडियार, जो कि चेन्नई में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में निम्नलिखित में से कौन कौन से कारक सहायक थे? सही उत्तर का आपको चयन करना है। पहला है कि लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रियावादी नीतियां, बिल्कुल सही है। इटली का राष्ट्रीय आंदोलन और एकीकरण, क्या यह था इसका? तो यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया गया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में इटली का राष्ट्रीय आंदोलन और एकीकरण भी जो था दोस्तों सहायक था इसमें। भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, यह भी स्टेटमेंट सही है। और चौथा है कि भारतीय और यूरोपीय विद्वानों द्वारा ऐतिहासिक अनुसंधान के माध्यम से भारत के अतीत की पुनर्खोज, तो यह भी स्टेटमेंट सही है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय राष्ट्रवाद का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था? तो बहादुर शाह जो द्वितीय था वह मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था, जिसे हम लोग बहादुर शाह जफर के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित आदिवासी और किसान विद्रोह को उनके पहले घटित होने के आधार पर कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्या हुआ था? तो सबसे पहले हुआ था चुआड़ विद्रोह। कब हुआ था? 1766 में। और 19वीं सदी की शुरुआत तक रुक रुक कर जारी रहा चुआड़ विद्रोह। उसके बाद हुआ था भील विद्रोह। कब से कब तक? तो यह 1817 से 1819 तक यह चला था। रामोसी विद्रोह की बात करें तो यह हुआ था 1822 में। और कोल विद्रोह की बात करें तो कोल विद्रोह जो हुआ था, कोल भीलों के पास रहते थे और 1829 में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ विद्रोह कर उठे और आगे भी जारी रहे। तो कहीं कहीं पे 31-32 भी लिखा रहता है कोल विद्रोह के बारे में, लेकिन यहाँ पर जो है पीडीएफ में दिया गया है 1829। ठीक है, तो उस हिसाब से देखें तो हमें कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले तो 3 आ जाएगा, उसके बाद 1 आ जाएगा, उसके बाद रामोसी आ जाएगा हमारा 2, और उसके बाद क्या आएगा 4, मतलब 4। 3 1 2 4, 3 1 2 4 किस में? तो यह है ऑप्शन डी में। नेक्स्ट है 60 नंबर सवाल कि औपनिवेशिक संघर्ष के दौरान भारत में अंग्रेजों की फ्रांसीसियों पर विजय के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था? कौन सा कारण नहीं था? तो न्यूनतम सरकारी नियंत्रण के कारण, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की त्वरित निर्णय की क्षमता, यह तो कारण था। ब्रिटिशों ने पूरी तरह से क्षेत्रीय विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया और भविष्य के लाभों के लिए वाणिज्यिक हितों की उपेक्षा की, यह स्टेटमेंट गलत है। अंग्रेजों की श्रेष्ठ नौसेना शक्ति जिसने फ्रांसीसी आपूर्ति लाइनों को बाधित किया, यह भी था। व्यापार को विस्तार के साथ प्राथमिकता देने के कारण अंग्रेजों की मजबूत वित्तीय स्थिति, यह भी इसमें शामिल था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया था? तो मीर कासिम ने राजधानी जो था बंगाल का मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया था। राइट आंसर हो जाएगा 61 का, क्या 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 62 नंबर सवाल की बात करें तो 62 नंबर हमारा सवाल है कि वह विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संरक्षक थे और उन्हें रॉकेट प्रौद्योगिकी के अग्रदूत के रूप में जाना जाता है। उन्होंने रॉकेट के संचालन को समझाते हुए एक सैन्य मैनुअल लिखा था और रेशम उत्पादन की शुरुआत करने वाले अग्रणी व्यक्तियों में से एक थे। उपयुक्त गद्यांश निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है? इसको वीवीआई कर लीजिए क्योंकि बीपीएससी में ऐसे सवाल पूछने का ट्रेंड है दोस्तों। राइट आंसर इसका हो जाएगा टीपू सुल्तान के बारे में ये उपयुक्त स्टेटमेंट कहा गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कार्नवालिस कूट जो कि 1793 ईस्वी में आया था की विशेषता नहीं है? कौन सी विशेषता नहीं है, ये सवाल पूछा गया। तो कंपनी के कर्मचारियों को राजस्व, न्यायिक और वाणिज्यिक शाखाओं में विभाजित करना, यह था कार्नवालिस कूट का विशेषता। जमींदारों को दंडाधिकारी और पुलिस संबंधी शक्तियां प्रदान करना, यह इसमें शामिल नहीं था। जमींदारों के साथ साथ भू राजस्व की स्थायी व्यवस्था करना, यह था कार्नवालिस कूट का। हाँ, एक मिनट दोस्तों। नेक्स्ट है कि न्यायपालिका का पुनर्गठन करना जिसमें यूरोपीय न्यायाधीशों की दंडाधिकारी शक्तियां दी गई, तो यह भी था कार्नवालिस कूट में। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा।
64 की बात करें तो हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नेताओं में से कौन नाईकड़ा आदिवासी, नायिका भी बोल सकते हैं, नाईकड़ा आदिवासी विद्रोह से संबंधित है? तो इनका नाम है रूप सिंह। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कब से कब तक यह विद्रोह हुआ था, नाईकाडा आदिवासी विद्रोह? तो यह चला था 1858 से लेकर 59 तक। और ये नाईकाडा जनजातियों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, किस नेता को अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिरोध के लिए केरल का शेर कहा जाता है? तो केरल का शेर किन्हें कहा जाता है? तो यह कहा जाता है पजहसी राजा को। किसे कहा जाता है? पजहसी राजा को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम युद्ध को कालानुक्रमिक ढंग से सही ढंग से व्यवस्थित किया गया? प्लासी का युद्ध, पानीपत का तीसरा लड़ाई, वांडीवस की लड़ाई और अंबुर की लड़ाई। ये सवाल पूछा गया है। तो आइए एक एक कर कर हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि अंबुर की लड़ाई कब हुआ था? 1749 में। प्लासी की लड़ाई कब हुआ था? तो 1757 में। वांडीवास कब हुआ था? 1760 में। और पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो 1761 में। तो ये एकदम सही ढंग से व्यवस्थित है। 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक राजस्व नीति के परिणाम स्वरूप पारंपरिक खुटकटी भूमि व्यवस्था के विघटन के कारण हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा 67 का मुंडा विद्रोह। यह जो था पारंपरिक खुटकटी भूमि व्यवस्था जो था उसके विघटन के कारण यह विद्रोह किया गया था मुंडाओं के द्वारा। बिरसा मुंडा ने इसका जो है नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है, किसने साम्राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार के लाने के लिए इजारा प्रणाली की शुरू की थी? इजारा प्रथा, मोस्ट वीवीआई ये सवाल है। तो आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए इजारा प्रणाली किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यह शुरू किया गया था जहांदार शाह के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि उनका जन्म 1828 में माली समुदाय के एक परिवार में हुआ था और उन्होंने एक प्रभावशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का नेतृत्व किया। 1848 में उन्होंने पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल स्थापित किया। उन्होंने दो प्रमुख रचनाएं, तृतीय रत्न और सेतक कान्यांचा आसुड की भी रचना की। उपयुक्त गद्यांश में निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व का वर्णन किया जा रहा है? तो इसमें वर्णन किया जा रहा है दोस्तों किनके बारे में? तो यह वर्णन किया जा रहा है ज्योतिबा फुले के बारे में। और बालिका जो विद्यालय स्थापित किया गया था इनके द्वारा कब किया गया था? तो याद रखेंगे 1848 में। नेक्स्ट है, सूरत की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो पहला कि यह संधि रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच 6 मार्च 1775 को हस्ताक्षर हुई थी। बिल्कुल सही है। इस संधि के तहत रघुनाथ राव ने अंग्रेजों को सालसेट और बेसिन देने का वादा किया था। बिल्कुल सही है। वारेन हेस्टिंग के नेतृत्व में ब्रिटिश कलकत्ता परिषद ने सूरत संधि का समर्थन किया था। तो यह स्टेटमेंट गलत है। बंगाल की जो कलकत्ता परिषद था जिसका नेतृत्व वारेन हेस्टिंग कर रहे थे ने सूरत की संधि को स्वीकृति नहीं दी थी और वास्तव में उसे रद्द कर दिया था। बाद में परिषद ने मराठी रीजेंसी के साथ एक नई संधि पर समझौता किया था। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी डिटेल पीडीएफ में दिया गया, आप वहां से देख सकते हैं इसको। 71 नंबर सवाल है कि बक्सर के युद्ध में सुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के विरुद्ध ब्रिटिश सेना के नेतृत्व कर रहे उन्हें जीत दिलाने वाला व्यक्ति कौन था? यानी ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, यह सवाल पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा मेजर हेक्टर मुनरो। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। नेक्स्ट है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? तो इंडियन एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? तो यह किया गया था 1876 में। नेक्स्ट है, पटना में पहला जिला स्कूल किस वर्ष खोला गया था? तो पटना में पहला जिला स्कूल खोला गया था 1835 ईस्वी में। याद रखेंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि हैदर अली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन पर बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। तो उन्होंने नंज राज को हराकर मैसूर राज पर अपना अधिकार स्थापित किया था। बिल्कुल यह सही कि उन्होंने नंद जो राज था उसको हराकर मैसूर राज पर अपना अधिकार किया था। उसने एक कैलेंडर, एक नई सिक्का प्रणाली और नए वजन और माप के पैमाने पेश किए। यह स्टेटमेंट गलत है। यह टीपू सुल्तान ही था जिसने एक नया कैलेंडर, सिक्कों की एक नई प्रणाली, वजन और माप के नए पैमाने पेश किए। उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति में
गहरी दिलचस्पी दिखाए। उन्होंने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का एक वृक्ष लगाया, ये सवाल भी आ चुका है। और जैकोबिन क्लब का सदस्य भी था टीपू सुल्तान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले बिहार में ब्रिटिश शासन का विरोध किया था? तो सबसे पहले बिहार में ब्रिटिश शासन का विरोध किया था शाह आलम द्वितीय ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो, वीडियो का कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। नेक्स्ट है 76 नंबर, पारसी सामाजिक और धार्मिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए रहनुमाई मर्यादन सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1851 में। किनके द्वारा किया गया था? तो याद रखना है दादा भाई नौरोजी और नौरोजी फुरदौन जी। ठीक है, इन दोनों के द्वारा जो है रहनुमाई मर्यादन सभा की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से ऐतिहासिक घटनाओं और संधियों का कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? आंग्ल तिब्बत युद्ध। तो आंग्ल तिब्बत जो युद्ध हुआ था वो लहासा की संधि से समाप्त हुआ था, बिल्कुल सही है, 1904 में। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, ये गंडमक की संधि से समाप्त हुआ था, बिल्कुल सही। अच्छा, कौन सा सुमेलित नहीं पूछा गया? सॉरी, सुमेलित नहीं है, तो ये सब सभी यहाँ पर ए और बी तो सुमेलित है। और भी देख लेते हैं। प्रथम बर्मा युद्ध यानडुप की संधि से जो समाप्त हुआ था 1826 में, यह भी सही है। आंग्ल जो भूटान युद्ध है वो सुगोलिक की संधि से समाप्त हुआ था। तो आंग्ल जो भूटान युद्ध है वह सुगोली की संधि से नहीं, जो कि 1816 में हुआ था। यह हुआ था किस किस संधि से? तो याद रखना है सिंचुला। सिंचुला की संधि से समाप्त हुआ था। और सिंचुला की संधि कब हुई थी? तो 1865 में। 1865 में है दोस्तों। अगर बात करें कि ये जो सुगोली की जो संधि हुई थी वह आंग्ल नेपाल युद्ध के बाद यह समाप्त हुआ था। मतलब सुगोली की संधि की गई थी कब? 1816 में। तो ये नेपाल से रिलेटेड है, आंग्ल नेपाल युद्ध से संबंधित है। ठीक है। और आंग्ल भूटान युद्ध जो समाप्त हुआ था किस संधि से? तो सिंचुला की संधि कब हुआ था? ये तो 1865 में। तो गलत हमसे पूछा जा रहा था, सुमेलित नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। वेदरा की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ किस यूरोपीय शक्ति ने युद्ध लड़ा? सभी को मालूम होगा कि वेदरा की लड़ाई में 1759 ईस्वी में हुआ था। इसमें अंग्रेजों ने डचों को क्या कर दिया था? हरा दिया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और बेदरा की युद्ध को चीन सुराह की लड़ाई भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट याद रख सकते हैं हम। कब हुआ था? 1759 में। नेक्स्ट है आत्मसम्मान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ये भी बीबीआई सवाल है। आत्मसम्मान आंदोलन चलाया गया था ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा सवाल है निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश एसोसिएशन की एक सीमा थी? राइट आंसर हो जाएगा, यह मुख्य रूप से जमींदारों और उच्च वर्गों के हितों से संबंधित था। यह ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की क्या थी दोस्तों? एक सीमा थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा सवाल 81 नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन से लोगों के विद्रोह का कारण था? औपनिवेशिक भूमि राजस्व भूमि राजस्व बंदोबस्त की प्रणाली, ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं का बढ़ावा देना, स्वदेशी उद्योग का विनाश और आदिवासी भूमि पर राजस्व प्रशासन का विस्तार। तो ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से लोगों के विद्रोह का कारण था? तो राइट आंसर हो जाएगा, मतलब जन विद्रोह का कारण पूछा जा रहा है कि क्या होगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 1, 2, 3, 4 सभी के सभी जो थे जन विद्रोह के कारण थे। चाहे वो जन विद्रोह किसी हो, जनजाति हो या आम जनजातियों से हटकर जो विद्रोह हो रहा था, इन सभी के कारणों में इन चारों को शामिल किया जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट है ठगों का दमन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो ठगों का जो दमन है वह कैप्टन स्लीमन के सहयोग से ठगों का दमन किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कब किया गया था? 1830 ईस्वी में। कौन थे उस समय गवर्नर जनरल? तो याद रखना है लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। नेक्स्ट 1857 के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इसका प्रतीक जो चिन्ह था वो क्या था? यह था कमल और रोटी। नेक्स्ट है पुरंदर की संधि जो कि 1776 ईस्वी में हस्ताक्षर किया गया था का क्या महत्व है? तो इसका महत्व इसलिए है कि
क्योंकि इसने सूरत की संधि को रद्द कर दिया और रघुनाथ राव के दावों को मानने से इनकार कर दिया था, ये इसलिए इसका महत्व है। नेक्स्ट हमारा जो सवाल है वो है 85 नंबर कि निम्नलिखित में से किसे विद्रोह का प्रकाश स्तंभ और डंका शाह के नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा 85 की बात करें तो यह था मौलवी अहमदुल्ला शाह, जिसे प्रकाश विद्रोह का प्रकाश स्तंभ और डंका शाह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट 1835 में अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम लागू होने के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का अर्ध ऐतिहासिक उपन्यास आनंद मठ किस विद्रोह पर आधारित है। तो यह सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आ भी चुका है विभिन्न गवर्नमेंट एग्जाम्स में ये सवाल, तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह टीटू मीर के नेतृत्व में ब्रिटिश के खिलाफ पहला सशस्त्र कृषक विद्रोह था। तो याद रखना है, यह था नड़कल बेड़िया विद्रोह। कौन था? तो नड़कल बेड़िया विद्रोह यह था। नेक्स्ट निम्नलिखित में से विधवा पुनर्विवाह संघ के संस्थापक कौन थे। तो विधवा पुनर्विवाह संघ के जो संस्थापक थे वो थे महादेव गोविंद रानाडे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कब किया गया था इनके द्वारा? तो 1861 में विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की गई थी महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा। नेक्स्ट 1854 के वुड्स डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन की पहचान करना कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला कि ये लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान जारी किया गया था, बिल्कुल गलत है। ये लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में जारी नहीं किया गया था, बल्कि डलहौजी, किसमें? डलहौजी के शासनकाल में यह लागू आया था, मतलब ये लागू किया गया था। इसने महिलाओं की शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण स्कूलों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया था वुड डिस्पैच ने, तो यह बिल्कुल सही है। संपूर्ण भारत में शिक्षा के सभी स्तरों के लिए अंग्रेजी को शिक्षा माध्यम के रूप में अनुशंसित किया गया था इसमें वुड डिस्पैच में, तो यह स्टेटमेंट गलत है। इसमें बताया गया था वुड डिस्पैच में क्या कि उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की थी, लेकिन प्राथमिक स्तर पर स्थानीय भाषाओं का उपयोग किया जाना था, यह इसमें कहा गया था वुड्स डिस्पैच में। राइट आंसर हो जाएगा, गलत पहचाना था तो 1 और 3 इसमें गलत है, ए आंसर होगा। नेक्स्ट 1857 के विद्रोह के समय पटना के कमिश्नर कौन थे? वीवीआई है, तो उस समय जो पटना के कमिश्नर थे वो था विलियम टेलर। नेक्स्ट हमारा सवाल है 1874 में जब कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई तब बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। तो उस समय जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है लेडी ऑफ द लेक कविता किसने लिखी है। तो लेडी ऑफ द लेक कविता किसके द्वारा लिखा गया? तो यह लिखा गया सरोजनी नायडू के द्वारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उतरा हुआ सेनानायक कहा जाता है। तो यह कहा जाता है रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उतरा हुआ सेना नायक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत के कौन कौन से रियासती राज्य ब्रिटिशों द्वारा हड़प नीति के तहत विलीन किए गए थे। तो मैंने आपको बताया भी था, सतारा को सर्वप्रथम मिलाया गया था 1848 में, फिर 1849 में मिलाया गया था जयपुर और संभल को, झांसी को मिलाया गया था 1853 ईस्वी में, नागपुर को मिलाया गया था 1854 ईस्वी में, संबलपुर को भी मिलाया गया था 1800 अभी मैंने बताया 49 में, ठीक है। और बघाट को कब मिलाया गया था? तो बघाट का जो मिलाया गया था दोस्तों वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे, क्योंकि ये मुझे नहीं मालूम है कि बघाट को कब मिलाया गया था। तो याद रखना है सर्वप्रथम मिलाया गया था 1848 में सतारा को, जयपुर को, झांसी को 1853 में। अवध के बारे में मैंने आपको बताया था कि यह जो है 1856 में इसे मिलाया गया था कुशासन का आरोप लगाकर। बघाट के बारे में आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसे कब मिलाया गया था। 95 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेताओं और उनके संबंधी समाचार पत्रों या पत्रिकाओं का युग्म सुमेलित नहीं है? इंपॉर्टेंट है और वीवीआई भी है। तो अगर हम बात करें जस्टिस, चलिए यहाँ पर बघाट में बता देता हूँ, बघाट का दिया हुआ है, बघाट को जो मिलाया गया था मैंने आपसे पूछा भी है, बघाट को 1800 यहाँ पे दिया गया डिटेल, 1850 में मिलाया गया। आगे बढ़ते हैं। जस्टिस मोतीलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया, तो गलत है। जस्टिस जो है वो किसके द्वारा लिखा गया? तो टीएम नायर के द्वारा लिखा गया, टीएम नायर के द्वारा, ये गलत हो गया। लीडर जो है मदन मोहन मालवीय, बिल्कुल सही। न्यू इंडिया जो है, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ याद रखना, इनकी फेमस पुस्तक है कॉमनवेल्थ, ये एनी बेसेंट की है, एनी बेसेंट के द्वारा लिखा गया, यह बिल्कुल सही है। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, यह भी स्टेटमेंट सही है। जस्टिस जो लिखा गया टीएम नायर के द्वारा लिखा गया है, ना कि मोतीलाल नेहरू के द्वारा। मोतीलाल नेहरू से पूछे कि इन्होंने कौन सा पुस्तक लिखा है, तो याद रखना है इंडिपेंडेंट, ठीक है।
नेक्स्ट है अमर सिंह ने किस क्षेत्र की पहाड़ियों में अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत की थी? तो वह पहाड़ी था कैमूर की पहाड़ी। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की औपचारिक स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो इसकी स्थापना किया गया था इनके द्वारा 1897 ईस्वी में। नेक्स्ट है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1875 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था? तो सर सैयद अहमद खां के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है पिंडारियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली के सहयोग थे, बिल्कुल गलत है। वे तालपुरा अमीरों के शासन से पहले सिंध क्षेत्र के शासक थे, यह भी स्टेटमेंट जो है गलत है। ये मराठा सेना से जुड़े किराए के सैनिक थे, यह बिल्कुल सही है दोस्तों। 1832-33 के बीच कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कोल विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? इंपॉर्टेंट सवाल है। 1832-33 में हुआ था, तो बुद्धो भगत के द्वारा यह किया गया था। नेक्स्ट है कि 1853 के चार्टर एक्ट के तहत भारतीय सरकार के विधायी विभाग का क्या नाम दिया गया था? जो विधायी विभाग था उसको क्या नाम दिया गया था 1853 के चार्टर एक्ट के थ्रू? तो इसे कहा गया था इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 103 नंबर सवाल की बात करें तो 103 नंबर हमारा सवाल है कि 1857 के विद्रोह को किसने सभ्यता और बर्बरता के बीच का संघर्ष बताया था? तो यह बताया था दोस्तों T.R. होम्स ने। सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष। तहजीब उल अखलाक पत्रिका जिसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी, के माध्यम से किस आंदोलन को प्रोत्साहित किया गया था? इजी सवाल है। तो यह किस आंदोलन को प्रोत्साहित किया गया था इसके द्वारा? तो अलीगढ़ आंदोलन को प्रोत्साहित किया गया था। नेक्स्ट है किस मुगल सम्राट ने इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो याद रखना है इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर करने वाला कौन सा मुगल बादशाह था? तो यह था शाह आलम द्वितीय था। कब हुआ था? 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई थी। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अधिकारी ने यह टिप्पणी की थी कि भारतीय शासक और प्रमुख को उस तूफान के ब्रेक वाटर यानी अवरोध के रूप में कार्य कर रहे थे जो अन्यथा हमें एक बड़ी लहर में बहा ले जाता। यह स्टेटमेंट किसका है? इंपॉर्टेंट है यह सवाल। यह स्टेटमेंट किसका कहा गया है? तो यह स्टेटमेंट कहा गया है लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। नेक्स्ट 1846 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? यह भी इंपॉर्टेंट है। तो प्रथम आंग्ल जो सिख युद्ध कब से कब तक चला था? तो यह स्टार्ट हुआ था 1845 में और 1846 ईस्वी तक यह चला था और यह जो है लाहौर की संधि से समाप्त हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है भारतीय कारखाना अधिनियम में महिलाओं के कार्य के घंटे को विनियमित करने वाले प्रावधान पहली बार किस वर्ष शामिल किए गए थे? तो यह किस वर्ष शामिल किया गया था? तो यह शामिल किया गया था 1891 ईस्वी में। सॉरी दोस्तों 1891 नहीं होगा, 1881 ईस्वी में। 1881 ईस्वी में यह प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट सवाल है कि देवबंद में दारुल उलूम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यह भी अच्छा सवाल है। दारुल उलूम की स्थापना देवबंद में कब किया गया था? तो इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों 1866 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मा नांचे कसब पुस्तक से संबंधित है? तो इनका नाम है ज्योतिबा फुले। किस पुस्तक से संबंधित है? तो ब्रह्म नांचे कसब से ये संबंधित है। किस संधि के तहत पेशवा बाजीराव द्वितीय ने सूरत और बड़ौदा पर अपना दावा त्यागने पर सहमति जताई थी? राइट आंसर हो जाएगा इस संधि का नाम है बेसिन की संधि, जो कि कब हुआ था? तो बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर हुआ था 1802 में। नेक्स्ट है कि किस रूढ़िवादी बंगाली नेता ने सामाजिक सुधारों का विरोध करते हुए धर्म सभा की स्थापना की थी? तो धर्म सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था राधाकांत देव के द्वारा। और कब किया गया था? तो 1830 में। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में आया था? यह आपसे सवाल पूछा गया है। तो कौन आया था? तो याद रखना है सर टॉमस रो आया था और विलियम हॉकिंस जो है जहांगीर के दरबार में आया था। विलियम हेजेज जो है वह जहांगीर के दरबार में नहीं आया था, वे ईस्ट इंडिया कंपनी से बहुत बाद में यानी 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में औरंगजेब के समय से ये जुड़े थे विलियम हेजेज। सर टॉमस रो कब आया था? तो 1600
15 ईस्वी में आया था सर टॉमस रो। और विलियम हॉकिंग्स कब आया था जहांगीर के दरबार में? तो 1609 में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। सरफराज खां की हत्या के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शासक उत्तरदायी था? तो इस शासक का नाम है दोस्तों सरफराज खां की हत्या के लिए, इसका नाम है अलीवर्दी खां। और किस युद्ध में इसे हराया था, यह भी सवाल पूछ सकता है। सरफराज खां को अलीवर्दी खान है तो 1740 ईस्वी में एक युद्ध होता है, इसका नाम है गिड़िया का युद्ध। गिड़िया का युद्ध, इसी में अलीवर्दी खान ने सरफराज खां की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। नेक्स्ट हमारा सवाल 115 नंबर कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को पहली बार वायसराय की उपाधि दी गई? तो वायसराय बनाया गया था कब? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारत के गवर्नर जनरल को पहली बार वायसराय की उपाधि दी गई थी। राइट आंसर हो जाएगा 115 का सी। 116 की बात करें तो सवाल है हमारा कि वह भारत के चौथे वायसराय थे जिनकी हत्या उनके कार्यकाल के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक दोषी द्वारा उस समय कर दी गई थी जब वे दौरे पर थे। उनके कार्यकाल में ही ब्रिटिश काल के दौरान भारत में पहली जनगणना की गई थी, यानी 1872 का बात बता रहा है ये। उपयुक्त गद्यांश निम्नलिखित में से किस वायसराय का वर्णन करता है? तो सभी को मालूम होगा लॉर्ड मेयो की जो हत्या है यह कर दी गई थी भारत में ही जब वे जेल का निरीक्षण कर रहे थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित युद्ध युग्म और संबंधित गवर्नर जनरल पर विचार कीजिए जिनके कार्यकाल में वे लड़े गए। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट भी ये सवाल है। तो प्रथम आंग्ल जो सिख युद्ध हुआ था 1845 से 46 तक चला था और यह जो है लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ था, बिल्कुल सही है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था वो 1803 से 1805 तक चला था और उस समय लॉर्ड वेलेस्ली का शासनकाल था, यह भी बिल्कुल सही है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल जो मैसूर युद्ध हुआ था वह कब से कब तक चला था? तो 1790 से 1792 तक यह चला था और उस समय जो गवर्नर जनरल थे, मतलब कह सकते हैं, तो वो कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग नहीं थे, कॉर्नवालिस थे। तो कितने युग में सही सम्मिलित है? राइट आंसर हो जाएगा केवल 2 युग में सही सम्मिलित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 1872 में पटना में बिहार हेराल्ड की शुरुआत की? ये भी अच्छा सवाल है, VBI कर लीजिए। तो बिहार हेराल्ड की शुरुआत 1872 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? तो गुरु प्रसाद सेन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट सवाल है, हम आंग्ल नेपाल युद्ध निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ था? तो अभी हम लोगों ने देखा था कि 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि हुई थी और उसी के थ्रू क्या होता? आंग्ल नेपाल युद्ध समाप्त हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा 119 का बी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों की तीखी आलोचना के लिए कौन सा भारतीय समाचार पत्र विशेष रूप से प्रसिद्ध था? तो इसका नाम था दोस्तों, याद रखना है, द हिंदू पैट्रियट। और इसके संपादक कौन थे? तो हरिश्चंद्र मुखर्जी। हरिश्चंद्र जो मुखर्जी थे इसके संपादक थे। नेक्स्ट है, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो कि 1824 से 26 तक चला था, भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान लड़ा गया था? तो याद रखना है यह लड़ा गया था लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय। एक है वारेन हेस्टिंग्स, एक है लॉर्ड हेस्टिंग्स, तो दोनों अलग अलग नाम है। तो यह हुआ था प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 ईस्वी तक चला था। ये शासनकाल में किसके हुआ था? तो याद रखना लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय यह हुआ था। और यह किस संधि से समाप्त हुआ था? याद रखना है यानडूब के संधि से यह समाप्त हुआ था प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। नेक्स्ट, बंगाल के किस नवाब का संबंध 1856 के ब्लैक होल त्रासदी के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला का नाम इससे जुड़ा हुआ है। इन्होंने क्या किया था? 146 अंग्रेज को मार डाला था, एक काल कोठरी में बंद कर दिया था और दम घुटने से अधिकतर अंग्रेजों की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। उसमें से एक मात्र जो थे प्रत्यक्षदर्शी से जिन्होंने ये देखा था वो कौन थे? तो ये भी सवाल आया हुआ है, तो हालवेल थे, जेड हालवेल इनका नाम है। एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी थे जो ब्लैक होल ट्रेजेडी से बचे थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित सुधारकों में से किसने सामाजिक सुधार और एकेश्वरवाद को बढ़ावा देते हुए महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? तो यह किया गया था आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना। कब किया गया था? तो प्रार्थना समाज की स्थापना इनके द्वारा शुरू किया गया था 1867 में। यह मुगल सम्राट एक बिखरे हुए और अपेक्षाकृत छोटे मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना।
उसके शासनकाल में दो निर्णायक युद्ध, पानीपत की तीसरी लड़ाई और बक्सर की लड़ाई हुई। तो ये कौन सा मुगल बादशाह था उस समय? अच्छा सवाल है, काफी डीपली ये सवाल पूछा गया। जिन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा तो ये बता सकते हैं। तो उस समय कौन थे? तो शाह आलम द्वितीय जो थे उस समय मुगल बादशाह थे। राइट आंसर हो जाएगा 124 का सी। नेक्स्ट है 125 नंबर हमारा सवाल। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए और उपयुक्त सही कथन आपको बताना है कि कौन सा होगा। तो वुड डिस्पैच अभी हम लोगों ने देखा था कब आया था? 1854 ईस्वी में। इल्बर्ट बिल कब लाया गया था? तो इल्बर्ट बिल जो लाया गया था वो लाया गया था 1883 में। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था 1878 में। और रॉयल टाइटल एक्ट, रॉयल टाइटल्स एक्ट आया था 1876 में। तो आप आसानी से लगा सकते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा 4, उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा 1, उसके बाद क्या आएगा? 2, और क्या आएगा? 3। 4 1 2 3, 4 1 2 3 किसमें? ऑप्शन डी में। ब्रिटिश भारत में प्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस से भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो चार्ल्स मेटकॉप को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी के संस्थापक थे? ये भी कर लीजिए। तो डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे विठल रामजी शिंदे थे। कब किया गया था इस सोसाइटी की स्थापना इनके द्वारा? तो 1906 में। नेक्स्ट है हमारा सवाल, निम्नलिखित में से भारत में बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो यह मुख्य केंद्र था पटना। 129 का राइट आंसर, सॉरी, बहावी आंदोलन ये पूछा गया है। 128 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पटना होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 128 का राइट आंसर पटना होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा सालबाई की संधि जो कि 1782 ईस्वी को हुआ था प्रावधान नहीं था सालबाई की संधि के बारे में? तो सालसेट द्वीप ब्रिटिश नियंत्रण में रहेगा, यह प्रावधान इसके अंतर्गत था। अंग्रेजों ने रघुनाथ राव के पेशवा पद के दावे का समर्थन करने पर सहमति जताई, तो यह स्टेटमेंट गलत है। दावे का समर्थन करने पर सहमति नहीं जताई थी अंग्रेजों के द्वारा इस सालबाई की संधि में। पेशवा किसी अन्य यूरोपीय शक्ति की सहायता नहीं करेगा, यह था इसमें। माधवराज सिंधिया यानी महादी जी सिंधिया इस संधि के पालन के लिए गारंटर होंगे, यह भी स्टेटमेंट इसमें सही है। भारत की वह पहली रियासत कौन सी थी जहां चोग्याल ने शासन किया? तो वह पहली रियासत कौन सी थी? तो वह पहली रियासत थी सिक्किम। 1853 में जब थाने और बंबई के बीच पहली रेलवे लाइन का उद्घाटन किया गया तब भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? सभी को मालूम होगा, लॉर्ड डलहौजी उस समय गवर्नर जनरल थे। 1857 के विद्रोह के दौरान किस ब्रिटिश कमांडर की सेना को हराने के तुरंत बाद कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई? अच्छा, ये भी सवाल है। तो कैप्टन ली ग्रांट को हराने के बाद कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई थी दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल 133 नंबर की, औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजों ने अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत का समर्थन क्यों किया था? तो अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत का समर्थन क्यों किया गया था? तो यह किया गया था सामूहिक शिक्षा पर न्यूनतम खर्च को उचित ठहराने के लिए। नेक्स्ट है प्लासी का युद्ध किस मुगल सम्राट के शासनकाल में लड़ा गया था? यह भी अच्छा है। तो यह लड़ा गया था दोस्तों प्लासी का युद्ध किसमें? तो यह लड़ा गया था शाह आलम। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गलत, इसका राइट आंसर हो जाएगा आलमगढ़ द्वितीय, लेकिन पीडीएफ में आंसर बी दिया गया तो आप सुधार कर लेंगे। पीडीएफ जो मैं प्रोवाइड करूंगा। तो प्लासी का युद्ध जो लड़ा गया था उस समय मुगल बादशाह कौन थे? तो आलमगीर द्वितीय था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन श्वेत विद्रोह का परिणाम था? तो श्वेत विद्रोह का परिणाम था यूरोपीय अधिकारी को निःशुल्क यात्रा के साथ ब्रिटेन लौटने की अनुमति दी इस विद्रोह में। 136 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किसे व्यापक रूप से मराठी पत्रकारिता के जनक के रूप में जाना जाता है? तो मराठी पत्रिका के जनक के रूप में, पत्रकारिता के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो यह जाना जाता है भट्ट शास्त्री जाम्भेकर को। किस वायसराय के कार्यकाल में प्रथम अकाल आयोग की स्थापना की गई थी? तो प्रथम अकाल आयोग की स्थापना किसके शासनकाल में किया गया था? तो यह किया गया था लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। कब से कब तक गठित किया गया था? याद रखना, 1876 से 78।
नेक्स्ट हमारा सवाल 138 नंबर, दक्कन विद्रोह मुक्त किसके द्वारा किया गया था? तो दक्कन विद्रोह मुक्त जो है किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था साहूकारों के विरुद्ध किसानों द्वारा। कब किया गया था? तो 1875 में। नेक्स्ट है, मुगल साम्राज्य का औपचारिक रूप से अंत कब हुआ? तो मुगल साम्राज्य का औपचारिक रूप से अंत हुआ था 1858 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित होने के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था उस समय भारत का गवर्नर जनरल। कब हुआ था? तो यह 1856 में पारित हुआ था हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। एल्बर्ट और पहले भी हम बता चुके हैं कि सबसे ज्यादा सहयोग किसने किया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। एल्बर्ट विल विवाद भारत के किस ब्रिटिश वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो यह हुआ था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। राइट आंसर हो जाएगा 141 का, 141 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत में 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे लॉर्ड पाम्पस्टन। नेक्स्ट है, यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो हेनरी विवियन डेरिजियो जो थे यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक थे। 143 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित संगठनों को उनकी स्थापना के वर्ष के आधार पर सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पूना सार्वजनिक सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन और इंडियन लीग। ये एक एक कर देखते हैं। तो इंडियन लीग कब हुआ था? तो 1875 ईस्वी में हुआ था इसकी स्थापना। पूना सार्वजनिक सभा, तो पूना जो सार्वजनिक सभा है उसकी स्थापना 1870 ईस्वी में हुआ था महादेव गोविंद रानडे के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना जो की गई थी 1885 ईस्वी में किया गया था। पहले भी हम लोग देख चुके हैं, बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग के द्वारा। तो सबसे पहले तो हुआ है 1, उसके बाद हुआ है 3 और देन क्या हुआ है 2। 132, 132 किसमें? ऑप्शन सी में। भारतीय लोक सेवक अधिनियम कब पारित किया गया? अच्छा सवाल है। तो भारतीय लोक सेवक अधिनियम पारित किया गया था 1861 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारत के वायसराय के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल किसका था? तो सबसे जो छोटा कार्यकाल देखने को आपको मिलेगा दोस्तों वह किनका था? तो यह था लॉर्ड माउंटबेटन का। किस प्रसिद्ध कवि ने 1857 के विद्रोह की घटनाओं को देखा और उसका वर्णन अपने लेखन में किया? तो इनका नाम था मिर्जा गालिब। 148 नंबर सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से किसने 19वीं सदी की शुरुआत में फराइजी आंदोलन की स्थापक की? तो फराइजी आंदोलन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा। नेक्स्ट है, 1844 की सार्जेंट योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सार्जेंट योजना का मुख्य उद्देश्य था ब्रिटेन की तरह शिक्षा के मानक को ऊपर उठाना। यह था सार्जेंट योजना का मुख्य लक्ष्य। और आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट सवाल है जो कि 150 नंबर है कि कौन सा सुमेलित नहीं है यहाँ पर? तो हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 1764 ईस्वी में। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध, प्रथम जो आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था वो लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था। बिल्कुल सही है। 1800 याद रखेंगे 1824 से 26 चला था ये। प्रथम आंग्ल जो नेपाल युद्ध हुआ था तो दोस्तों याद रखना कि प्रथम आंग्ल जो नेपाल युद्ध हुआ था कब से कब तक हुआ था? तो 1814 में स्टार्ट हुआ था और 1816 में सुगौली की संधि से यह समाप्त हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में। बिल्कुल सही है। लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। तो यह भी स्टेटमेंट सही है कि लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में जो हुआ था वह चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। लॉर्ड कर्नवाली तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध इसके शासनकाल में हुआ था। तो तृतीय आंग्ल जो मराठा युद्ध है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध ना कि मराठा युद्ध, ये नेतृत्व किया था लॉर्ड कर्नवालिस ने। तो ये स्टेटमेंट गलत है। कब से कब तक ये चला था? तो 1790 से 92। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1799। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये स्टेटमेंट गलत था। और इस डिस्कशन के साथ 150 हमारे क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के कंप्लीट हो चुके हैं और जो कि काफ़ी ज़्यादा 71 बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।
और इस वीडियो का जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहाँ से जाकर इस वीडियो के पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।